नमस्कार दोस्तों। कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो पॉलिटी की घटना चक्र है। इससे पहले हमने भूगोल की घटना चक्र लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हर एग्जाम में पॉलिटी पूछी जाती है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या वन डे अदर एग्जाम हो। तो हर एग्जाम के लिए पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। ज्योग्राफी से तो सिंपल होते हैं इसके क्वेश्चन। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन है और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है इसको देखेंगे और फिर बारी बारी से हम इसके सारे चैप्टर को कवर करेंगे। देखिए, इसमें 42 चैप्टर है और केवल 408 पेज है। जबकि आप ज्योग्राफी देखेंगे और हिस्ट्री देखेंगे तो इससे ज़्यादा पेज उसमें है और ज़्यादा चैप्टर है उसमें, और उसके क्वेश्चन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जबकि पॉलिटी के क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, तो उस पर आसानी से पकड़ बनाई जा सकती है। तो पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास है। तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। देखिए, बहुत ही सिंपल पॉलिटी होती है। अगर आप इसके अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो मुझे लगता नहीं कि इसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन चैप्टर है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो ओ सॉरी, जो पहला चैप्टर है उसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। किताब का तो नाम आपको पता है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन है, पॉलिटी की घटना चक्र है। तो भारत का संवैधानिक विकास में दो भागों में इसको बांटा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम और 1858 के बाद से 1947 तक जो भी भारत का संवैधानिक विकास हुआ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पहले चैप्टर में पूछे गए हैं। तो ये तो सब आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, 74। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? हम बारी बारी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, ज्योग्राफी को हमने डिटेल से कवर अच्छे से कर दिया है। अगर आपने ज्योग्राफी नहीं देखी है तो उसको जरूर जाकर देखें, बहुत अच्छे हमने उसमें लेकर आए थे आपके लिए क्लास। तो ऐसे ही आपकी पॉलिटिक होने वाली है कि हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो पढ़ते हैं। देखिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया था? हर बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट है और आप इनके एक शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि एग्जाम के दिनों में आप इनको बारी बारी से रिवाइज कर सके। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। देखिए, अपनी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो मैंने सारे एक्ट कवर कर रखे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या है, ईस्ट इंडिया एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, चार्टर्ड एक्ट 1813 में क्या बात है इंपॉर्टेंट, चार्टर्ड एक्ट 1833 में कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हमने उसमें कवर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ जाके देखें, उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो राइट आंसर हुआ ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला पढ़ेंगे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो पहली बात बिल्कुल ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो सेकंड वाला आपका गलत होगा। तो फर्स्ट सही है। इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। तो ये बात आप ध्यान में रखना है आपको। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो जो हमने ज्योग्राफी में टिक लगाई थी वही हमें यहाँ पे भी लगानी है। मतलब हमें एक या दो का आंसर पता होना चाहिए, बाकी आंसर आसानी से निकल जाएगा। एक या दो भी पता होगा जो उसको हमें पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप ये पढ़ेंगे नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, डी पढ़ेंगे गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। देखिए, मैकाले को नियुक्त किया गया था, ये आपको पता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक तो बी पता होना चाहिए और एक आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो बी आप देखेंगे तो बी का दोस्तों इसमें फर्स्ट है।
तो बी आप देखेंगे, बी ये रहा, फर्स्ट ये रहा। तो देखते हैं सबसे पहले इससे आंसर निकलता है नहीं। तो बी है, तो बी आपका ये रहा, और फर्स्ट देखेंगे आप तो केवल बी में है। तो ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, तो बी राइट आंसर है। देखिए आंसर है बी। हमें केवल क्या पता था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, 1773 का रेगुलेटिंग। क्यों हमें पता होना चाहिए? क्योंकि देखिए ये रिपीट है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए यहाँ पूछा गया है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एमटे। तो जो रिपीट है वो हमें पता होना चाहिए। तो इस बेस पर हमारा आंसर निकल गया ये। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस एक्ट के तहत की गई थी? तो चार्टर अधिनियम 1833। इसका राइट आंसर हुआ डी का 4। तो डी का 4 देखेंगे आप, तो डी का 4 डी में है। और इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई? 1873, 1813 के चार्टर एक्ट में। और नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी? पिट्स का भारत इंडिया, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। तो उसका राइट आंसर आपको पता है बी। देखिए चारों आपको पता होने चाहिए, बी और डी तो 101% पता होनी चाहिए, जबकि ए और सी भी पता होना चाहिए। तो राइट आंसर आपने देखा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? तो किसने नींव डाली? देखिए सब को आपको ध्यान से पढ़ना है, नींव पड़ी। तो 1813 का चार्टर एक्ट। सेकंड पढ़ेंगे जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। थर्ड पढ़ेंगे, देखिए प्राच्य विद विवाद। तो आपने ये तो पढ़ा होगा, विवाद पढ़ते हैं कि प्राच्यविद क्या कह रहे थे। ये कह रहे थे हम पारंपरिक शिक्षा को अपनाएंगे। आंग्लिक क्या कहते हैं, हमें मॉडर्न शिक्षा को अपनाना है। तो ये विवाद तो आपने पढ़ ही रखा है। तो नींव किससे पढ़ी? तो सभी से, 1813 का चार्टर एक्ट से भी, 1823 से भी, और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद से भी। तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो राइट आंसर आपने देखा, डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या करा था कि चाय पे अधिकार को छोड़ देंगे, एक अधिकार पे चाय के एक अधिकार को छोड़ देंगे, दूसरा चीन के साथ व्यापार को छोड़ देंगे, तो बाकी एक अधिकार को कर देंगे समाप्त। 1833 में क्या हुआ कि चाय को भी समाप्त करो, चाय के एक अधिकार को, और चीन के साथ व्यापार के एक अधिकार को भी समाप्त करेंगे। तो दो बात आपको ध्यान में रखनी है। 1813 में क्या करा था? चाय और चीन के साथ एक अधिकार को छोड़कर बाकी अधिकार समाप्त कर दिए थे। जबकि 1833 में क्या किया गया? चाय तथा चीन के एक अधिकार को भी समाप्त कर दिया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अगर आपको चार्टर एक्ट 1813 है तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हमने यहाँ क्या किया था। यहाँ क्या किया था? चाय और चीन के साथ एक अधिकार बने रहे थे, बल्कि सारे अधिकार समाप्त कर दिए थे। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। पहला पढ़ेंगे, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक आधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो की पॉइंट है 1813 के चार्टर एक्ट की, जो की पॉइंट है वही है, ये पॉइंट है ये वाला। और 1833 के चार्टर एक्ट का की पॉइंट क्या है कि इन अधिकारों को भी समाप्त कर दिया था। तो दो बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। सेकंड, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। ठीक है, ये सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। देखिए भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद संसद के नियंत्रण में नहीं आया था। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ठीक है। तो राइट आंसर हुआ ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833। तो राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो आपका चैप्टर है, जो संवैधानिक विकास है, उसका जो सेकंड पार्ट है, ब्रिटिश के अधीन शासन। तो इसको पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी?
देखिए कुछ एक्ट हैं, इनको हमें क्या करना है, एक A4 साइज पेपर पर लिख लेना है। अगर आपने नहीं लिखा है तो एक मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो मैंने सारे एक्ट डिटेल से कवर कर रखे हैं, जितने भी एक्ट हैं। और इन एक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट बात है वे मैंने सारी आपको कवर कर रखी है अच्छे से। अगर आप देख लेंगे, अगर आप कहीं नहीं जाएंगे, अगर उसी वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपका कवर हो जाएगा। मैंने उसमें क्या कर रखा है, अपने जो मैंने नोट्स वीडियो बना रखी है उसमें मैंने क्या किया है कि एक तो मैंने स्टैंडर्ड बुक से सारे फैक्ट निकाल रखे हैं, उन फैक्ट को उन एक्ट के अकॉर्डिंग ही हम मैंने अरेंज कर रखा है। दूसरा, पिछले साल के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के मुताबिक मैंने वहाँ पे लिखा है कि इस एक्ट में ये क्वेश्चन ऐसे 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 एग्जाम में पूछा गया था। तो मैंने सब लिख रखा है, तो अगर आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा उस वीडियो से, तो प्लीज़ जाके देखें। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का जो एक्ट था, इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स था ये इस एक्ट का। तो राइट आंसर हुआ बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो आंख मीचते आपको टिक करना है, मोर्ले मिंटो सुधार 1909 का जो एक्ट था, इसके तहत कम्युनल अवार्ड की व्यवस्था की गई थी। किन किन के लिए, जो मुस्लिम जो लोग हैं उनके लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ेंगे, देखिए आप यहाँ पे लिखा भी है, 1909 का मॉडल मिंटो सुधार में क्या कहा गया था, कम्युनल अवार्ड की व्यवस्था की गई थी। किसके लिए, मुसलमानों के लिए, पृथक निर्वाचक मंडल। तो 1909 का मॉडल मिंटो सुधार, ये ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। तो 1935 का एक्ट के तहत की गई थी। और यहाँ पे इसमें एक भी ऑप्शन 1935 नहीं है, 1861 का एक्ट है, 1909 का है, 1919 का है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, डी। डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो आप ध्यान में रखना है, एक्ट था 1935, 1935 के तहत ही वह स्थापित किया गया था, लेकिन कब, 1937 में। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी। बी राइट आंसर है। देखिए अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, तो उसका राइट आंसर आपने देखा 1937। 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। तो भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर है डी। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, ध्यान में रखना है आपको, केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। कहने का मतलब क्या है, केंद्र में तो द्वैध शासन करेंगे, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन कब अपनाया गया था, तो 1919 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषय को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। तो उसका राइट आंसर आपने देखा सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट है। तो 1935 का एक्ट इसका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो सी इसका, ए इसका राइट आंसर है, 1935। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो 1919 के एक्ट की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। तो पहला पढ़ेंगे आप, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। सेकंड, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निवर्सन मंडल की व्यवस्था। तो सेकंड पढ़ते आपको एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि मुसलमानों के लिए कब की गई थी, 1909 के, 1909 मॉडल मिंटो सुधार में। और 1919 वाला जो एक्ट है वो कौन सा है, माउंटगेव चैम्सफोर्ड। तो माउंटगेव चैम्सफोर्ड 1919 वाला एक्ट है, और मॉडल मिंटो सुधार है 1909 वाला। तो सेकंड आपका एलिमिनेट होगा, तो सेकंड हटाइए तो बी हट गया, डी हट गया, तो ए और सी में से है, तो ए हमारा ठीक है।
फर्स्ट वाला। थर्ड पढ़ते हैं, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो 1919 का एक्ट के तहत ये बात भी की गई थी, तो राइट आंसर आपका कौन सा हुआ? सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो 1919 का जो एक्ट था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक्ट के तहत भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सारे एक्ट हैं, और सारे एक्ट आप इनको एक A4 साइज शीट पे लिख लें, उनको रिवाइज करें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, कंफ्यूज होता है वहाँ से। तो अगला पढ़ते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो कब बनाई गई थी? 1919 के एक्ट के द्वारा। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका को द्विसदनीय बनाया गया था। तो राइट आंसर हुआ सी। आगे बढ़ते हैं, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 1919 का एक्ट। तो राइट आंसर हुआ सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। सेकंड पढ़ेंगे आप, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो देखिए 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो 21 वर्ष से अधिक ये नहीं कहा गया था, इसमें कहा गया था वयस्क मताधिकार। तो आपका फर्स्ट वाला आपका गलत हो जाएगा। सेकंड पढ़ेंगे आप, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो ये वाला बात आपकी ठीक है कि 1935 के एक्ट के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था, लेकिन 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए तो नहीं किया गया था। ठीक है, तो सभी महिलाओं के लिए नहीं किया गया था, कुछ ही महिलाओं के लिए था ये प्रावधान। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे बुक की लैंग्वेज, तो सभी महिलाओं के लिए नहीं लिखा गया था। तो फर्स्ट वाला कट जाएगा, सेकंड आपका ठीक है। अगर होता कि 1919 के एक्ट के तहत मताधिकार दिया गया था, तब आप मान सकते थे। ये राइट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका राइट आंसर हुआ बी, क्योंकि सेकंड वाला ठीक है। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में विहित भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों के लिए ही था, सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अगर आप फर्स्ट पढ़ेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो ये ठीक है आपका। सेकंड पढ़ेंगे, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो ये भी बात आपकी ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुए? तो ये आपको बताना है कि 1926 के एक्ट के तहत हुए, 1937 है, 1945 है, और आगे है दोस्तों सही उत्तर का चयन करना। तो हमें बताना है कि इन कूट में से चुनना है कि किसके तहत किए गए थे। तो केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुए? तो बहुत ज़्यादा दोस्तों फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अगर आप इसको देखेंगे तो 1926 और दोस्तों 1945, तो ए और सी राइट आंसर है। 1919 के एक्ट के तहत 1926 का निर्वाचन हुआ और 1945 का। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? ए और सी। ए और सी देखेंगे आप तो सी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? 1945। तो दो बार हुए ये वाले निर्वाचन 1919 के एक्ट के तहत, एक तो 1926 में और एक 1945 में। अगर रिपीट है तो हमें ये बिल्कुल गलत नहीं करना है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो किस एक्ट के तहत है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। तो राइट आंसर हुआ बी। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया?
तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसका राइट आंसर हुआ सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किस एक्ट पर आधारित है? तो आपको पता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बहुत सारे प्रावधानों को हमने एग्जिट ही स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी? देखिए ये 1935 का एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसलिए कि संवैधानिक इतिहास जब हम पढ़ते हैं, दूसरा जब हम देखते हैं भारत का संविधान जब हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारे फीचर्स 1935 के एक्ट से हमने हूबहू ले रखे हैं कुछ संशोधन के द्वारा। तो मुख्य विशेषताओं में से नहीं था, हमें यहाँ क्वेश्चन पे फोकस करना है। पहला पढ़ेंगे आप, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। सी, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। डी, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो क्या मुख्य विशेषता नहीं थी? तो अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधायकों को आवंटित की गई थी, तो यह तो बात गलत है, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? केंद्र सरकार को, तो ये तो आपको पता है। तो बी इसका राइट आंसर हुआ। ए सी डी आपके गलत हो गए हैं, तो बी राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। तो 1935 का एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, तो राइट आंसर इसका हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये आपको पता है 1935 के एक्ट के तहत किया गया था, तो राइट आंसर हुआ ए। ए इसका राइट आंसर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो संघीय शासन अगर बात आ जाए, जहां भी संघीय शासन आ जाए, तो 1935 का एक्ट आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हुआ सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां, जिसको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। तो राइट आंसर हुआ सी। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत में शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, बी, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी, एक संघ की योजना पर विचार, डी, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित किया जाना, नॉमिनेट किया जाना। तो महत्वपूर्ण घटक नहीं था, तो देश के लिए एक लिखित संविधान, तो राइट आंसर हुआ ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। सी पढ़ेंगे आप, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित हुआ। डी, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो ए इम्पोर्टेंट बात इसमें लिखी है, तो राइट आंसर हुआ है ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो 1935 का एक्ट, तो राइट आंसर हुआ सी। तो हमने देखा, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ये सेकंड चैप्टर है, इसको नई वीडियो में हम देखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।